नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डाली जोशी। आज का हमारा टॉपिक है लाइब्रेरी फाउंडेशन। इसमें मैंने आपको दो वीडियो कंप्लीट करा दिए हैं लाइब्रेरी फाउंडेशन के। ये तीसरा वीडियो है जिसमें मैं आपको लाइब्रेरी फाउंडेशन से रिलेटेड जो भी हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन जो पेपर है उससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो मैं सर आपको कराऊंगी, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है एमलिब का, जिसमें मैंने आपको लाइब्रेरी फाउंडेशन के 40 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। और उसके बाद ये हमारा आज का क्वेश्चन होगा 17, जिसमें मैं आपको जो लाइफ फाउंडेशन से जैसे 5 लॉस हो गया या लाइब्रेरी के टर्म हो गए, या मैं एक एक टॉपिक को जहां जहां से मुझे लगता है कि डीप में जाना है तो मैं वहां पर डीप तक जाती हूँ, और मुझे जहां से लगता है कि क्वेश्चन आने की संभावना है वो भी मैं कराने का प्रयास कर रही हूँ। बाकी ये कंप्लीट होने के पश्चात मैं आईसीटी के जो भी हमारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो मैं कराना प्रारंभ कर दूंगी। उसके पहले ये वाला लाइफ फाउंडेशन का 2 वीडियो और अपलोड करूंगी मैं, क्योंकि जहां से भी फाउंडेशन वाला जो वीडियो है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सारे यूनिट इसी पेपर में कंप्लीट हो जाएंगे। मैं हर एक टॉपिक को यहाँ पर एक पेपर के थ्रू लेकर आती हूँ, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए, और अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको अच्छे से इजिली से सोल्व भी कर सकें। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन है 17वां। इसका नाम क्या है कि पुस्तकालय विज्ञान के 5वें नियम में मुख्य कारक क्या है। और जिसको हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़ सकता है, और इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़ सकता है। ठीक है, तो देखिए पुस्तकालय विज्ञान के 5वें नियम में मुख्य कारक क्या है। देखिए जो हमारा 5 लॉस ऑफ लाइब्रेरी साइंस है उसको देने वाले कौन थे, हमारे डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी थे। उन्होंने जब 5 लॉस दिए थे तो 5 लॉ कौन कौन से वो आप लोगों को तो पहले से क्लियर हो गए। जैसे पुस्तक के उपयोगार्थ है, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, प्रत्येक पुस्तक उसका पाठक मिले, पाठक का समय बचे, लाइब्रेरी एक जैविक तंत्र है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा जो 5 लॉस ऑफ लाइब्रेरी साइंसेस का जो 5th लॉ है उसमें क्या है, टाइम। तो टाइम आपको पता है कि जो 4th हमारा है लॉ उसमें दिया गया है ग्रोथ। तो ग्रोथ जो है हमारे वो 5th लॉ में दी है, क्योंकि लाइब्रेरी है ग्रोइंग। तो इसमें क्या है कि जो 5 लॉस ऑफ लाइब्रेरी साइंस का जो 5वां सूत्र है इसमें क्या कहा गया है कि अगर कोई ऐसी पुस्तक जो यूजफुल ना हो उसको हटा दिया जाए और नई बुक लाई जाए। ठीक है, जिस तरीके से हम अपने हर साल कपड़े खरीदते हैं और हर साल कपड़े हटाते हैं, इसी तरीके से बुकों का भी है कि अगर कोई बुक फट गई है या जो हम यूज नहीं कर सकते हैं उसको हटा दिया जाए और जो न्यू न्यू बुकें हैं उनको लाया जाए। ठीक है, तो मतलब ग्रोथ होती रहे लाइब्रेरी की। तो ये हमारा 5 लॉस कहता है। अब देखिए मैं 5 लॉस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट करा देती हूँ, जिससे कि 5 लॉस से क्वेश्चन कुछ आते हैं। जैसे देखिए 5 लॉस ऑफ लाइब्रेरी साइंस। 5 लॉस कौन कौन से, जैसे हमारे 5 नियम है। 5 नियम ये किसने दिए थे, हमारे डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी के द्वारा ये नियम दिए गए थे। ये अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि जो 5 लॉस है इसका स्थापना जब हुई थी, इसकी जो स्थापना हुई थी किन किन कारकों को मिलाकर हुई थी। ठीक है, तो जैसे हमारी जब स्थापना हुई थी तो स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना 1931 में इसकी स्थापना की थी। किसने की थी, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा। अच्छा, इसका सूत्रपात कब हुआ था, तो सूत्रपात पूछा जाता है तो सूत्रपात हुआ था 1924 में। 5 लॉस ऑफ लाइफ साइंस का सूत्रपात हुआ था। वही अगर प्रतिपादन पूछा जाए कि इसका प्रतिपादन कब हुआ था, तो 1928 को 5 लॉस ऑफ लाइफ साइंस का प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, स्थापना तो 1931 में हुई थी। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं कि जो हमारा 5 लॉस ऑफ लाइफ साइंस है इसकी प्रस्तावना किसने लिखी, इसकी प्रस्तावना किसने लिखी, तो प्रस्तावना कौन थे, हमारे पी शिव स्वामी अय्यर जो थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी। किसकी की थी, 5 लॉस ऑफ लाइफ साइंस। ठीक है, प्रस्तावना की थी। अगर भूमिका की पूछी जाए कि जो 5 लॉस ऑफ लाइफ साइंस है इसकी भूमिका किसने लिखी, तो डब्ल्यू.सी.वी. सेयर्स ने। डब्ल्यू.सी.वी. सेयर्स ये हमारे क्या थे, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के लंदन के गुरु थे। किसके गुरु थे, रंगनाथन जी के थे। कहाँ के गुरु थे, तो लंदन के गुरु थे, डब्ल्यू.सी.वी.
शेयर्स। इनको व्याकरणाचार्य भी कहा जाता है, इनको व्याकरणाचार्य भी कहा जाता है। किनको कहा जाता है? शेयर्स को कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं, जिसे जो 5 लॉस ऑफ पेरिस का प्रतिपादन कहाँ किया गया था। अगर कहाँ का पूछा जाए कि इसका प्रतिपादन किस स्थान पर, ठीक है, स्थान का नाम क्या था, तो स्थान का नाम था मीनाक्षी कॉलेज, अन्नामलाई नगर में। क्या नाम था? मीनाक्षी कॉलेज, मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर में, मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब देखिए एक और आता है कि जो हमारे अर्थटन थे, जैसे जो हमारा 5 लॉस ऑफ लाइब्रेरी साइंस दिया था, तो जो छठा सूत्र दिया था अर्थटन ने क्या किया था? उसको हटा दिया था। उन्होंने उसकी क्या की थी? आलोचना की। तो आलोचना का अगर आ जाए कि जो 5 लॉस ऑफ लाइब्रेरी साइंस की आलोचना किसने की थी? अर्थटन ने की थी। जब अर्थटन ने उस 5 लॉस ऑफ लाइब्रेरी साइंस की आलोचना की तो उन्होंने क्या दिया था? तो जो अर्थटन थे, उन्होंने 5 लॉस लाइब्रेरी साइंस की जो प्रस्तावना थी उसमें क्या किया था? उन्होंने आलोचना कर दी थी। जो आलोचना की तो इन्होंने क्या दिया? तो इन्होंने दिया था पुटिंग नॉलेज टू वर्क, पुटिंग नॉलेज टू वर्क, पुटिंग नॉलेज टू वर्क। ये किसने दिया था? तो पीए अर्थटन ने दिया था। ठीक है, ये मेन फैक्ट्स है जहां जो हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। 5 लॉस ऑफ लाइफ साइंस में वो आपको करा रही हूँ। ठीक है, बाकी मैंने जो देखिए जो पहला पेपर हमने दिया था उसमें फाउंडेशन का, उसमें मैंने 5 लॉस ऑफ लाइफ साइंस जो पहले जहां से भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने करा दिया, और ये कुछ बचे थे मेन पॉइंट की कहाँ से क्या क्वेश्चन बनेंगे वो सारे मैंने करा दिए हैं। ठीक है, अब जैसे ग्रोथ से रिलेटेड आ गया था कि जो 5 लॉस ऑफ लाइफ साइंस में ग्रोथ, तो अगर आ जाए कर्मचारियों की ग्रोथ या बुकों की ग्रोथ या हमारे पाठकों की ग्रोथ, यानी ग्रोथ से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो हमारे 5 लॉस का जो 5वां सूत्र है उसमें आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है? द लाइब्रेरी वर्ड रिवाइज फ्रॉम, यानी जो हमारा लाइब्रेरी शब्द है किसने गढ़ा था, यानी किसके द्वारा गढ़ा गया था? लैटिन या लिबर या लिब्री या लाइब्रेरीज या लिब्रिस। तो देखिए जो हमारा लाइफ साइंस का जो लैटिन वर्ड है, ठीक है, वो किस नाम से गया था? तो जो लाइफ साइंस का शब्द एक तो हमारा लैटिन, ठीक है, लैटिन तो हुआ, लेकिन अगर पूछा जाए कि जो लाइब्रेरी शब्द है किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो एक तो हमारा लाइबर, एक है लिब्रा। जो लाइबर है वो लैटिन है, और जो लिब्रा है, इसमें देखो लाइबर को पूछा गया तो लीवर का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अगर लेबर को पूछा जाए तो लैटिन हो जाएगा, और लिब्रा का पूछा जाए तो फ्रेंच हो जाएगा। मैं आपको लिखा देती हूँ, देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 में लाइफ साइंस शब्द पूछा गया है कि लाइब्रेरी शब्द किसने गढ़ा? तो जो लाइव शब्द है ये हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक प्लस आलय। ठीक है, पुस्तक मतलब जो हमारी पुस्तकें पढ़ी जाती है, और आलय मतलब घर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट बनता है कि जो हमारा लाइब्रेरी दो टर्म से मिलकर बना है, एक हमारा लैटिन और एक फ्रेंच, एक है लैटिन और एक है फ्रेंच। लैटिन जो है वो है लाइबर, और लिब्रा जो है फ्रेंच का। लाइबर, लिब्रा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां से हमारे बनते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बनता है कि जो पुस्तकालय शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग, अगर पूछा जाए कि जो पुस्तकालय शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया? ठीक है, तो वो हमारा ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी है। क्या है हमारा?
ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी जो है उसमें कब किया गया था? तो उसमें किया गया था, हमारा जो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी था उसमें 1374 में इस शब्द को गढ़ा गया था, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी। ठीक है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी। देखिए, अगर पूछा जाए कि पुस्तकालय शब्द जो है हमारा, इसका पुस्तकालय विज्ञान, अगर विज्ञान पूछा जाए तो विज्ञान कब किया गया? तो 1808 में विज्ञान, और ये किसने दिया? तो मार्टिन स्टेंगर के द्वारा। अगर पूछा जाए कि जो हमारा लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में साइंस शब्द किसके द्वारा जोड़ा गया था? तो मार्टिन स्टेंगर के द्वारा। और कब जोड़ा गया? तो 1808 में। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है कि 1808 में किसके द्वारा? तो मार्टिन स्टेंगर के द्वारा, मार्टिन स्टेंगर के द्वारा। ठीक है, मार्टिन स्टेंगर के द्वारा ये शब्द गढ़ा गया था। अब देखिए, अगर आ जाए कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म और बनते हैं कि जो ग्रंथालय, जो हमारा हिंदी में अगर पूछा जाए कि हिंदी में क्या कहा जाता है, तो आपको पता ही है कि पुस्तकालय को क्या कहा जाएगा? ग्रंथालय। ठीक है, वही अगर पूछा जाए कि जर्मनी में, ये टर्म्स क्वेश्चन प्रीवियस में आ चुके हैं, वही मैं करा रही हूँ। जैसे जर्मनी में पूछा गया तो जर्मनी में क्या कहा जाएगा? तो बिब्लियोथेक। क्या कहा जाएगा? बिब्लियोथेक। ठीक है, बिब्लियोथेक। और अगर पूछा जाए कि फ्रेंच फ्रेंच में क्या कहा जाएगा? तो बिब्लियोथेक। ठीक है, ठीक है, बिब्लियोथेक। ये क्या है? हमारे जो मेन इंपोर्टेंट जहां से क्वेश्चन बने वो मैंने आपको कराए हैं। ठीक है, अब देखिए, हमने आपको क्या बताया कि जो लाइब्रेरी शब्द किसने गढ़ा था? तो सर्वप्रथम, देखिए सर्वप्रथम अगर पूछा जाए तो वो हमारा किसने गढ़ा था? जो हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी थे, उनके द्वारा लाइब्रेरी साइंस शब्द के बारे में कहा गया था। अब देखिए, जो हमारा लाइब्रेरी शब्द अगर पूछा जाए कि लाइब्रेरी शब्द क्या है, तो पुस्तक प्लस आलय से मिलकर बना है। पुस्तक मतलब जो हमारे, जहाँ पर पुस्तकों का एक संग्रह हो, ऐसा स्थान जहाँ पर हमारे जो भी लेख हो उसे पुस्तक कहा जाता है। जो भी लेखक के भाव, ऐसा स्थान जहां पर लेखक के भाव संग्रहित हो उसको हम क्या बोलेंगे? पुस्तक। और आलय मतलब होता है घर। आलय मतलब क्या होता है? घर। ठीक है, अब देखिए, जो लाइब्रेरी शब्द है, लाइब्रेरी का क्वेश्चन आता है कि लाइब्रेरी किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक लैटिन एक फ्रेंच। लैटिन में लाइबर कहा जाएगा, जबकि फ्रेंच में लिब्रा कहा जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन आता है कि जो लाइब्रेरी शब्द है, लाइब्रेरी, खाली लाइब्रेरी कहाँ से आया? तो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में 1374 में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में लाइब्रेरी शब्द आया था। उसके बाद लाइब्रेरी में विज्ञान कब जोड़ा गया? तो विज्ञान 1808 में जोड़ा गया। किसके द्वारा जोड़ा गया? तो मार्टिन स्टेंगर के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, उसके बाद जो हमारा, अगर आ जाए टर्म कि पुस्तकालय को हिंदी में क्या कहते हैं? तो ग्रंथालय कहते हैं। जर्मन में तो बिब्लियोथेक, अगर फ्रेंच में तो बिब्लियोथेक। ठीक है, ये हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? 1911 में बड़ौदा में पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए पहला प्रशिक्षण स्कूल किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो वो हमारे थे डिकिंसन, बॉर्डन, थॉमस या मैकफार्लेन। तो आप लोगों को पता है कि जो हमारा 1911 में एक हमारा पत्रिका भी हुई थी, लाइब्रेरी मिसलेनी। अगर पूछा जाए कि लाइब्रेरी जो मिसलेनी पत्रिका है वो किसके द्वारा दी गई? तो हमारे डब्ल्यू ए वार्डन के द्वारा। अच्छा, डब्ल्यू ए वार्डन किसके शिष्य थे? तो हमारे जो मेलविन डीवी थे उनके, क्योंकि जो हमारे सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाए कि लाइब्रेरी को भारत में लाने का सर्वप्रथम जो प्रयास है सबसे ज्यादा किसने किया? तो सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड ने किया था। उन्होंने, जो हमारे मेलविन डीवी थे, उनसे कहा जाकर कि हमारे यहाँ पर आप लाइब्रेरी खोलिए। तो उन्होंने अपने शिष्य डब्ल्यू ए वार्डन को भेजा था। उन्होंने जब डब्ल्यू ए वार्डन आए तो 1911 में उन्होंने एक पत्रिका लिखी, लाइब्रेरी मिसलेनी। अगर पूछा जाए कि लाइब्रेरी साइंस के प्रथम पत्रिका का नाम क्या है? तो लाइब्रेरी मिसलेनी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं, वो मैं आपको करा दिए हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ
क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया कि डब्ल्यू ए जो बोर्डन थे, डब्ल्यू ए बोर्डन के द्वारा डब्ल्यू ए बोर्डन ने सर्वप्रथम एक हमारे जो भी लाइव मिसलेनी का दिया था, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिसे हमारा 1911 में किया दिया था। तो डब्ल्यू ए बोर्डन ने सर्वप्रथम भारतीय लाइब्रेरी जो हमारे कर्मी थे उनके लिए प्रशिक्षण कार्य शुरू किया, क्योंकि हमारे जो सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड थे, उन्होंने क्या कहा था कि हमारे यहाँ पर भी लाइब्रेरी का अच्छे से रख रखाव हो, उसकी ग्रोथ हो, कि लाइब्रेरी को कैसे चलाया जाएगा, किस तरीके से बच्चे उसका यूज कर सकते हैं। इसलिए जो हमारे डब्ल्यू बोर्डन थे उन्होंने क्या चलाया, एक प्रशिक्षण चलाया, जिसमें उन्होंने प्रथम भारतीय लाइब्रेरी कर्मियों के लिए क्या किया, एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। किसने किया? तो क्वेश्चन आ जाए कि सर्वप्रथम प्रशिक्षण कार्य किसने शुरू किया? सर्वप्रथम प्रशिक्षण कार्य शुरू किसने किया? तो डब्ल्यू ए बोर्डन ने किया था। ठीक है, अब देखिए डब्ल्यू ए बोर्डन ने एक पत्रिका लिखी थी 1911 में। 1911 में एक पत्रिका थी, ठीक है, उस पत्रिका का क्या नाम था? लाइब्रेरी मिसलेनी। क्या था? लाइब्रेरी मिसलेनी। ठीक है, लाइब्रेरी मिसलेनी क्या थी? ये लाइब्रेरी पत्रिका का नाम था, जिसमें हमारे डब्ल्यू ए बोर्डन ने एक पत्रिका की शुरुआत की। एक और क्वेश्चन आता है कि जो मॉडर्न लाइब्रेरी एक्ट कब स्टार्ट हुआ था? मॉडर्न लाइब्रेरी एक्ट कब स्टार्ट हुआ? तो 1930 में। 1930 में मॉडर्न लाइब्रेरी एक्ट स्टार्ट हुआ था। कब हुआ? तो 1930 में। एक और आता है स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। एक और आता है स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। इसकी शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1887 में। कब हुई थी? तो 1887 में हुई थी। ये मैं जो भी करा रही हूँ आप लोगों को फैक्ट, ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुके हैं कहीं किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन करा रही हूँ, जिससे आप मतलब ऐसा ना हो कि आप लोगों के क्वेश्चन ना फंसे, क्योंकि मैं लाइब्रेरी फाउंडेशन का टॉपिक ही पूरा कंप्लीट, पूरा यूनिट इसी वीडियो में जो भी हमारे वीडियो अपलोड कर रही हूँ मैं, वो सारे लाइब्रेरी फाउंडेशन के पूरे जो भी टॉपिक है वो कंप्लीट करा के छोड़ूंगी। उसके बाद मैं आईसीटी के जो भी हमारे टॉपिक है वो सारे कंप्लीट कराऊंगी। पहले भी फाउंडेशन का कंप्लीट करा दूं, उसके बाद आईसीटी के मैं कंप्लीट कराने का पूरा प्रयास करूं, क्योंकि आईसीटी के क्वेश्चन जो हमारे करंट के आते हैं और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आते हैं वो भी मैं कराऊंगी। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि जो हमारा लाइब्रेरी मिसलेनी जो अगर पूछा जाए कि पत्रिका सर्वप्रथम पत्रिका की शुरुआत किसने की? तो डब्ल्यू ए बोर्डन ने। कब की? 1911 में। ठीक है, एक आता है कि मॉडर्न लाइब्रेरी एक्ट कब पारित हुआ? तो 1930 में। एक स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी हमारे कौन है? मेलविन डेवी। कौन थे हमारे? मेलविन डेवी देने वाले थे। और प्रथम अगर पूछा जाए कि प्रथम डिप्लोमा किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो प्रथम डिप्लोमा कब? तो 1915 से 16 में जो हमारे आशा जॉन डिकिंसन थे। ठीक है, कौन थे? आशा जॉन डिकिंसन। उनके द्वारा ये कहा? तो पंजाब में। कहा? पंजाब में आशा जॉन डिकिंसन के द्वारा एक डिप्लोमा कोर्स स्टार्ट किया गया। इसके द्वारा तो हमारे कौन थे? आशा जॉन डिकिंसन। क्या नाम था? आशा जॉन डिकिंसन। आशा जॉन डिकिंसन जो थे उनके द्वारा 1915 में प्रथम डिप्लोमा कोर्स स्टार्ट हुआ। 1915-16 में। कहां पर? तो पंजाब में। ठीक है, एक आता है कि जैसे पीएचडी कहा जाए कि पीएचडी कहाँ से स्टार्ट हुई और किसको दी गई? तो हमारे डीवी कृष्णा राव को दी। किसको दी? तो
डीवी कृष्णा राव को, डीवी कृष्णा राव को सर्वप्रथम पीएचडी दी गई थी। ठीक है, एक और आ सकता है कि डीलिट की उपाधि, अगर पूछा जाए कि डीलिट की उपाधि, डीलिट कब आया और वो कहाँ किसने स्टार्ट की डिग्री की, जो हमारा डीलिट है तो 1992 में उत्कल यूनिवर्सिटी है, उत्कल क्या थी हमारी, उत्कल विश्वविद्यालय, उत्कल विश्वविद्यालय में, कहा तो भुवनेश्वर में, वो कहाँ पर है तो भुवनेश्वर में, उत्कल विश्वविद्यालय भुवनेश्वर में 1992 डीलिट की जो डिग्री थी वो देना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, और ये किसको सर्वप्रथम प्रदान की गई थी, अगर पूछा जाए कि डीलिट की सर्वप्रथम जो डिग्री थी वो किसको प्रदान की गई, तो बीवी शुक्ला को, किसको प्रदान की गई, तो बीवी शुक्ला को, बीवी शुक्ला को सर्वप्रथम प्रदान की गई। ठीक है, उसके बाद अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है, ठीक है, क्या पूछा जाए कि सबसे बड़ा विश्व में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, विश्व में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है, तो वो हमारा क्या है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। कहाँ पर है, तो यूएसए में। उसका नाम क्या है, हार्वर्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वो कहाँ पर है हमारी, तो यूएसए में। ठीक है, यूएसए में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, जो विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय अगर विद्यालय पूछा जाए, विश्वविद्यालय, तो हमारा क्या है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सामान्यतः विस्तार सेवाएं किस प्रकार के पुस्तकालयों में प्रदान की जाती हैं, सार्वजनिक पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय या विश्वविद्यालय पुस्तकालय। देखिए, जो हमारे इनसे क्वेश्चन जरूर आता है, या तो ये पूछा जाएगा कि जो हमारे पुस्तकालय कितने प्रकार के हैं, तो 4 हमारे, सार्वजनिक पुस्तकालय जैसे पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, इसको बोल जाएगा हमारा जो हमारी पब्लिक लाइब्रेरी है। ठीक है, तो हमारे 4 प्रकार की एक डिपोजिटरी लाइब्रेरी होती है। अगर पूछा जाए कि डिपोजिटरी लाइब्रेरी कितनी है, तो हमारी 4 लाइब्रेरी डिपोजिटरी है, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊं, वो थोड़ा विस्तार में है, वो मैं आपको अलग से समझा दूंगी। तो देखिए, अगर पूछा जाए कि जो हमारी जैसे हमारा पब्लिक लाइब्रेरी हो गई, ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरी से कैसे क्वेश्चन बनेगी कि जो ऐसी लाइब्रेरी जो लोगों के लिए खोली गई हो, यानी जनता की भलाई के लिए खोली गई हो, तो उसको बोलेंगे पब्लिक लाइब्रेरी। उसके नाम से ही स्टार्ट है, देखिए, पब्लिक लाइब्रेरी या सार्वजनिक पुस्तकालय, मतलब सभी के लिए पुस्तकालय। एक आता है कि इनफॉर्मल एजुकेशन, किस कॉलेज किस प्रकार की लाइब्रेरी में दी जाती है, तो हमारी सार्वजनिक पुस्तकालय। यहाँ पर बच्चे भी आ सकते हैं, बुजुर्ग भी आ सकते हैं, किसी भी एज के व्यक्ति आ सकता है और किसी भी प्रकार के पुस्तक को पढ़ सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें किसी के लिए भी किसी प्रकार की रोक नहीं है। ठीक है, एक और आता है कि जो पुस्तकालय उपकर है वो कहाँ दे जाता है, तो सार्वजनिक पुस्तकालय में लिखवा देते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में जैसे हमारी विस्तार सेवाएं पूछी जाए, विस्तार सेवाएं किसमें दी जाती है, तो सार्वजनिक पुस्तकालय में। सार्वजनिक पुस्तकालय में विस्तार सेवाएं प्रदान की जाती है। ठीक है, किसमें प्रदान की जाती है, सार्वजनिक यानी पब्लिक लाइब्रेरी में। ठीक है, एक आता है कि पुस्तकालय उपकरण, पुस्तकालय उपकरण कहाँ दिया जाता है, तो हमारे पब्लिक लाइब्रेरी में। ठीक है, और एक बार इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि इनफॉर्मल एजुकेशन,
इनफॉर्मल एजुकेशन किस में दी जाती है? तो हमारी पब्लिक लाइब्रेरी में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जो मैं करा रही हूँ वो आप लोग एक बार लिख जरूर लेना। एक आता है कि जो इनफॉर्मल एजुकेशन है, एक आ जाए कि हमारा जो सार्वजनिक पुस्तकालय है किस संस्था के द्वारा? तो RRLF के द्वारा, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा। कब? तो 1972 में। ठीक है, ये क्या है? हमारी पब्लिक लाइब्रेरी है, RRLF। ठीक है, अच्छा इसका मुख्यालय कहाँ है? अगर इसका मुख्यालय पूछा जाए RRLF का, तो पश्चिम बंगाल कलकत्ता में। कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल कलकत्ता। पश्चिम बंगाल कलकत्ता में क्या है? इसका मुख्यालय है। अच्छी, किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो इसका किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? तो संस्कृत मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक, अब देखिए एक आता है हमारे, इसमें देखिए क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है, देखिए सार्वजनिक पुस्तकालय से जो मेन मेन पॉइंट बनते हैं वो मैंने आपको करा दिए हैं। अब देखिए दूसरा आता है हमारा शैक्षणिक पुस्तकालय। शैक्षणिक पुस्तकालय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अकेडमिक लाइब्रेरी। अकेडमिक लाइब्रेरी ऐसी लाइब्रेरी जो हमारी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी होती है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि फॉर्मल एजुकेशन कहाँ दी जाती है, यानी शैक्षणिक पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय। ठीक है, शैक्षणिक पुस्तकालय यानी अकेडमिक लाइब्रेरी। अकेडमिक लाइब्रेरी, जो अकेडमिक लाइब्रेरी है, अकेडमिक लाइब्रेरी है, इसमें किस प्रकार की सूचना दी जाती है? ये क्या है? तो हमारा विश्वविद्यालय है, जैसे हमारा यूनिवर्सिटी हो गई। ठीक है, तो ये हमारा क्या शैक्षणिक पुस्तकालय है। अब देखिए इसमें कौन सी शिक्षा दी जाती है? तो फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन किसमें दी जाती है? तो वो हमारी दी जाती है शैक्षणिक पुस्तकालय में। किसमें दी जाती है? तो शैक्षणिक पुस्तकालय में। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि जो हमारे किस प्रकार, कौन कौन से कितने प्रकार है? तो इसके कितने प्रकार है? 4 प्रकार है। कौन कौन से प्रकार है? एक तो हमारा विद्यालय पुस्तकालय आ जाता है, महाविद्यालय पुस्तकालय आ जाएगा, विश्वविद्यालय पुस्तकालय आ जाएगा, और तकनीकी शिक्षा से संबंधित जो भी हमारे पुस्तकालय वो आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्या, जैसे हमारा आ जाए जो हमारा फॉर्मल एजुकेशन यानी शैक्षणिक पुस्तकालय के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि शैक्षणिक यानी एकेडमिक पुस्तकालय के अंतर्गत कौन कौन से पुस्तकालय आते हैं? तो हमारा विद्यालय पुस्तकालय, विद्यालय पुस्तकालय, महाविद्यालय, विद्यालय पुस्तकालय, महाविद्यालय पुस्तकालय। ठीक है, और जो हमारा महाविद्यालय पुस्तकालय है ये 3 भागों में डिवाइड है। इसके कौन कौन से 3 भाग है? जैसे हमारा आ जाए स्नातकोत्तर विद्यालय, ठीक है, यानी हमारा BA वाला स्नातकोत्तर विद्यालय, फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा विश्वविद्यालय और तकनीकी महाविद्यालय। ठीक है, तकनीकी महाविद्यालय इस तरीके से हमारे आते हैं। अब देखिए एक और आता है कि जो हमारी यूनिवर्सिटी से आ जाए तो किस प्रकार के हमारे, जैसे जो हमारी अकेडमिक लाइब्रेरी है, अकेडमिक लाइब्रेरी में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे आ जाए सेंट्रल लाइब्रेरी, स्टेट लाइब्रेरी, प्राइवेट लाइब्रेरी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये किस प्रकार के पुस्तकालय के उदाहरण है? तो हमारे अकेडमिक पुस्तकालय के उदाहरण, जैसे फर्स्ट में आ जाएगी हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दूसरी आ जाएगी हमारे, देखिए हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दूसरी आ जाएगी स्टेट यूनिवर्सिटी या स्टेट लाइब्रेरी, आ जाए प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी अगर पूछी जाए तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और एक आती है हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन बनते हैं कि ऐसी लाइब्रेरी जिसकी कोई शाखा हो लेकिन उसका कोई फिजिकल रूप ना हो। ठीक है, ऐसी लाइब्रेरी जिसका कोई फिजिकल रूप ना हो उसको बोलते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी। जैसे कोई ऐसा समझ लीजिए, कोई ऐसी ऐसा पुस्तक, ऐसा मान लीजिए कोई कॉलेज है,
जब बहुत पुराना कॉलेज हो चुका है, जो चल रहा है, लेकिन उसने क्या किया, उसने एक अपनी डीम्ड यूनिवर्सिटी, उसी कॉलेज जो पुराना कॉलेज हो चुका, मान्यता प्राप्त कॉलेज है, उसने क्या किया, अपने जो भी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए उसने क्या किया कि कुछ सरकार से परमिशन लेने के पश्चात अपने जो भी यूनिवर्सिटी है उसको यूनिवर्सिटी जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में परिवर्तित कर लिया। अब डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में परिवर्तित कर लिया, लेकिन उसमें यूनिवर्सिटी के सारे वर्क होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो अलग से कोई यूनिवर्सिटी बनाई जाए। उसी के उस जो यूनिवर्सिटी के वर्क होंगे वो उसी कॉलेज में ही होंगे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी। ऐसा नहीं कि उसको अलग से उन्होंने अगर मान्यता प्राप्त कर ली तो वो कॉलेज कॉलेज रहेगा, यूनिवर्सिटी अलग होना है, ऐसा नहीं है, सारे वर्क उसी कॉलेज में ही होंगे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब देखिए, आ जाता है कि पुस्तकालय जो होते हैं, पुस्तकालय कितने प्रकार के होते हैं, अगर आ जाए कि जो हमारे पुस्तकालय होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। पुस्तकालय के प्रकार, जो हमारा पुस्तकालय है इसके कितने प्रकार होते हैं, तो इसके 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। एक हमारा आ जाता है सार्वजनिक पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय। दूसरा आ जाता है हमारा शैक्षणिक पुस्तकालय। तीसरा आ जाता है हमारा राष्ट्रीय पुस्तकालय। और उसके बाद चौथा आ जाता है हमारा, चौथा कौन सा आ जाएगा, हमारा विशिष्ट पुस्तकालय। विशिष्ट पुस्तकालय, ये 4 पुस्तकालय है। अगर एक क्वेश्चन और आता है कि अगर कोई लेखक कोई पुस्तक लिखता है तो उसकी 4 प्रतियां बनाता है, 4 प्रतियां, यानी सार्वजनिक पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय, जो भी हमारे 4 प्रकार के पुस्तकालय हैं उनको एक एक प्रति देनी पड़ती है, जिसमें क्या होता है कि वो निःशुल्क दी जाती है। इससे क्या होता है कि उस लेखक की तो मतलब ये हो जाता है कि उसका जब बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं तो वो भी, और दूसरा उनको मान्यता ही दी जाती है कि हर एक कृति यानी 4 प्रतियां इन पुस्तकालयों में भेजनी अनिवार्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, भारत में यूजीसी की औपचारिक रूप से स्थापना कब हुई थी। देखिए, जो हमारा यूजीसी है, यूजीसी की औपचारिक तौर से स्थापना कब हुई थी, तो जो हमारा यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, इसकी स्थापना जो हुई थी कब हुई थी, 1919 में, 1948 में, 1956 में या 1967 में। देखिए 1956 में इसकी स्थापना औपचारिक तौर से हुई थी, ठीक है। अगर पूछा जाए कि इसकी स्थापना जो हुई थी यूजीसी की, अगर पूछा जाए कि संवैधानिक तौर से, तो मतलब प्रस्तावना स्टार्ट हुई तो 1953 में, और अगर पूछा जाए कि औपचारिक रूप से कब स्थापित ही हो गई तो 1956 में, ठीक है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखा देती हूँ यूजीसी से जो भी हमारे हैं, यूजीसी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में जो क्या है, यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्या है। विश्वविद्यालय अनुदान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। जो हमारा इसकी स्थापना कब हुई तो 1956 में, कब हुई थी, 1956 में इसकी स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई तो यूजीसी की स्थापना हुई, ठीक है। इसको वैधानिक निकाय का दर्जा कब मिला तो 1956 में। वैधानिक वैधानिक निकाय का दर्जा इसको कब मिला तो 1956 में यूजीसी को वैधानिक निकाय का दर्जा मिल गया था, ठीक है। ये किस प्रकार का संगठन है, तो वो है ऑटोनोमस यानी स्वतःशासी। ऑटोनोमस क्या है, ये हमारा संगठन है, किसका है तो यूजीसी का है, ठीक है। अच्छा, ये किस के अंतर्गत कार्य करता है तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के तहत ये वर्क करता है। अगर पूछा जाए कि जो इसकी स्थापना हुई थी, यूजीसी की जो स्थापना हुई थी,
स्थापना किस लिए हुई थी? तो इसकी स्थापना उच्च शिक्षा के विकास के लिए हुई थी। किसके लिए हुई थी? तो उच्च शिक्षा के विकास के लिए किसकी स्थापना हुई? तो हमारे यूजीसी के। ठीक है, उच्च शिक्षा के विकास के लिए, उच्च शिक्षा के विकास के लिए किसकी स्थापना हुई? तो हमारे यूजीसी की स्थापना हुई। ठीक है, अगर पूछा जाए कि यूजीसी की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, अगर पूछा जाए उस तरीके से जैसे इसका संवैधानिक तौर पर नहीं, तो 28 दिसंबर 1953 को इसको संवैधानिक निकाय तब नहीं माना जाता था, 1956 में वैधानिक निकाय माना गया। ठीक है, लेकिन इसकी स्थापना 1956 में थी, सॉरी 1953 में। और 28 दिसंबर, अगर डेट पूछी है तो 28 दिसंबर। अगर देखिए, अगर दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूजीसी की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, तो एक तो हमारी 28 दिसंबर 1953 में। अगर पूछा जाए कि यूजीसी को पूर्ण रूप से स्थापित कब किया गया था, पूर्ण रूप से अगर पूछा जाए या इसको वैधानिक निकाय पूछा जाए, तब आप कहेंगे 1956। ठीक है, अब देखिए जो हमारा यूजीसी था, इसको बनाने वाले कौन थे? हमारे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के। तो जब उस टाइम वो क्या थे, हमारे शिक्षा मंत्री थे, उस टाइम क्या हुआ था, इनके औपचारिक तौर पर इनकी नींव रखी गई थी। कब रखी गई? तो 1953 में। जो हमारे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के समय औपचारिक तौर पर इसकी क्या रखी गई थी? नींव रखी गई थी। औपचारिक तौर पर इसकी क्या रखी गई थी? नींव रखी गई थी। ठीक है, अब देखिए अगर पूछा जाए कि जो यूजीसी है इसका आदर्श वाक्य, इसका आदर्श वाक्य पूछा जाए कि जो यूजीसी है इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो जो हमारा यूजीसी था इसका आदर्श वाक्य क्या है? ज्ञान विज्ञान विमुक्त। क्या है हमारा? ज्ञान विज्ञान विमुक्त। ठीक है, ज्ञान विज्ञान विमुक्त, ये क्या है? आदर्श वाक्य है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष, अगर इसके प्रथम अध्यक्ष पूछे जाए कि यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे हमारे सीडी देशमुख। कौन थे हमारे? सीडी देशमुख। और अगर वर्तमान अध्यक्ष पूछे जाए तो जेपी सिंह जोड़ेल है, लेकिन फिर भी आप लोग जो भी हमारा करंट का है उसको आप एक बार देख जरूर लेना। ठीक है, अब देखिए जो हमारा यूजीसी था, यूजीसी से कुछ और इम्पोर्टेंट आते हैं, जैसे हमारे उच्च शिक्षा के नवीनीकरण को या कायाकल्प की सलाह देने वाले कौन थे हमारे, और कौन सी रिपोर्ट, अगर रिपोर्ट पूछी जाए कि यूजीसी की स्थापना में कौन से किसने रिपोर्ट, किस समिति ने रिपोर्ट दी थी, अगर समिति पूछी जाए तो वो थी हमारी यशपाल समिति। यशपाल यशपाल समिति जो थी उन्होंने रिपोर्ट जारी की थी। ठीक है, अब देखिए अगर पूछा जाए कि यूजीसी जो डिजिटल कंसोर्टियम है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई, ठीक है, तो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। मैं लिख देती हूँ, यूजीसी डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम, डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम, डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम जो था किसके द्वारा? तो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा क्या किया गया था? इसकी नींव रखी गई थी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, यूजीसी से रिलेटेड जहां से भी क्वेश्चन जो भी आए हुए हैं वही मैंने आप लोगों को कराए हैं। आप लोग इसको देखिए, अगर किसी आप लोग बोले कि मैम पीडीएफ दीजिए, पीडीएफ दीजिए, तो पीडीएफ जो है हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, आप लोग वहां से विजिट कर सकते हैं। और उसके बाद मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कंप्लीट कोर्स कराऊंगी, क्योंकि मेरे सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है और मैं हर एक टॉपिक को डीप में आपको पढ़ा रही हूँ, इस वजह से कि आपका हर एक यूनिट क्वेश्चन तो मैं पढ़ा ही रही हूँ, क्वेश्चन के थ्रू ही आपका हर एक यूनिट कंप्लीट होता रहे। जैसे मैंने क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग का पूरा कंप्लीट करा रखा है वीडियो, और उसकी थ्योरी क्लास भी ली थी मैंने। और उसके बाद ये हमारा जो भी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट मैं करा रही हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 21। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधित है। जो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आर रिलेटेड टू आर्टिफिशियल क्रिएशन से, या क्रिएशन ऑफ देयर हैंड से, या नेचुरल कॉन्टेक्ट से, या कॉपीराइट से। तो जो हमारा बौद्धिक संपदा अधिकार है वो किससे संबंधित है? हमारा बौद्धिक निर्माण से। किससे संबंधित? क्रिएशन ऑफ देयर हैंड्स। किस लिए? क्योंकि देखिए, जो भी हमारे माइंड से रिलेटेड, जैसे हम जब भी कोई आविष्कार करते हैं, जो भी हम अपना कोई थिंक या थॉट्स लिखते हैं, तो वो हमारा क्या होता है? मानसिक विचार होता है, हमारी बौद्धिक क्षमता होती है, जिसके आधार पर हम क्या करते हैं? अपना कोई भी अपना न्यू आविष्कार करते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट जहां से मुझे लग रहा है मैं करा रही हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, ये हमारा क्या है? बौद्धिक संपदा अधिकार, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब देखिए, जो हमारा आईपीआर है इसको क्या बोला जाता है? बौद्धिक संपदा अधिकार। ये क्या है? जो प्रॉपर्टी जैसे हमारी ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी बनाई जिस पर हमारा अधिकार स्वयं का हो, ठीक है। अब देखिए, जैसे हमारा आता है, जैसे हमारी जो प्रॉपर्टी है, कोई सॉन्ग हो गया, ठीक है। जो प्रॉपर्टी हमारी क्या है? कोई बनाई किससे? खुद से, ठीक है, खुद से बनाई गई। अब देखिए, इसका अधिकार किसका है? तो हमारा देखिए, जैसे हमने क्या लिखा? रिलेटेड कोई माइंड थिंकिंग हो गई हमारी, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे किससे रिलेटेड हो गई? जैसे हमारी माइंड की थिंकिंग, जैसे हमने कोई पुस्तक हमने कोई कहानी लिखी, हमारे दिमाग में कोई कहानी है, हमने वो कहानी लिखी दी, ठीक है। तो जो कहानी लिखी है उसको हम क्या बोलेंगे? आईपीआर, क्योंकि ये हमारी क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो गया, ठीक है। ये क्या है हमारा? जिस इंसान ने प्रॉपर्टी बनाई, मतलब जिस इंसान ने वो स्टोरी लिखी, कोई कहानी लिखी, कोई कविता लिखी, या कोई सॉन्ग लिखा, जो उसकी खुद की स्वयं की बौद्धिक क्षमता के द्वारा वो लिखा गया है, तो वो उसका खुद का अधिकार किसका है? उस इंसान का जिसने वो अपना आविष्कार किया है, ठीक है। अब देखिए, अगर आ जाए कि ये किस आर्टिकल के अंतर्गत, ये आर्टिकल पूछे जा चुके हैं। इसका आर्टिकल क्या था? तो 27, आर्टिकल 27 क्या है? बौद्धिक संपदा अधिकार का आर्टिकल 27, ठीक है। और ये क्या है? ये प्रॉपर्टी है जो क्या है? दिखाई नहीं देती बल्कि फील की जाती है। क्या होती है हमारी? ये दिखाई तो नहीं देती, लेकिन क्या करें? इसको हम फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी ने कहा कि दिखाइए अपनी प्रॉपर्टी, तो अब मेरे माइंड में कुछ सोच है, कुछ विचार है, कुछ भावनाएं हैं, तो हम क्या करते हैं? उन भावनाओं को, उन विचारों को एक रूप दे देते हैं। उस रूप को हम क्या करते हैं? किसी माध्यम से प्रसारित कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमारा कोई सॉन्ग हो गया तो हमने सॉन्ग गा दिया, अगर हमारा कोई ड्राइंग हो गया तो पेंट हमने कर दिया, या कोई हमारी बुक हो गई, स्टोरी हो गई, तो हमने उसको क्या किया? पब्लिश कर दिया। तो हमारा क्या है? जैसे उसको हम फील कर सकते हैं, ठीक है। दिखा नहीं सकते अपने अंदर कि हमारे अंदर कौन कौन से गुण हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आ जाए कि अपने दिमाग का प्रयोग, जो भी हमारे क्रिएटेड आइडिया होते हैं, वही सारे हमारे क्या? आईपीआर है, हमारे माइंड से रिलेटेड जो भी है हमारे, ठीक है। उन्हें, और ये अगर पूछा जाए कि ये भारत में कब लागू किया गया,
अगर पूछा जाए कि जो आईपीआर है भारत में कब लागू किया गया, तो 1956 में भारत में लागू किया गया था। ठीक है, अब देखिए जिसे आ जाए से इम्पोर्टेंट टेक्स्ट खुद से बनाए हुए, जैसे हमारे लोगो हो गया, ठीक है, या हमारा नेम हो गया कोई, या हमारा टैग लाइन हो गई कोई, ठीक है। ये हमारे क्या है, ये हमारी बौद्धिक क्षमता के आधार पर, जैसे हमने कोई नियम रख लिया, कोई लोगो बनाया, कोई टैग लाइन कर ली, तो हमारे क्या बौद्धिक क्षमता है। ठीक है, अब पूछा जाए कि जो हमारा आईपीआर इसके टाइप क्या हो सकते हैं, किसके, आईपीआर के, आईपीआर के जो टाइप है कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखिए 3 प्रकार के टाइप हो सकते हैं। जैसे हमारा आता है, जैसे हमारा पेटेंट हो गया, हमारा कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, तीसरा हमारा आता है ट्रेडमार्क। अब देखिए पेटेंट, जो पेटेंट होता है इसमें क्या होता है, जो भी हमारे नए आविष्कार होते हैं, इनका व्यवसाय जो उपयोग होता है सुरक्षा से, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो हमारे नए आविष्कार होते हैं उसको पेटेंट कहा जाता है। जो भी हमारे नए आविष्कार होते हैं, नए आविष्कार के व्यवसायिक उपयोग से सुरक्षा, जो भी हमारे नए आविष्कार है, नए आविष्कार को व्यवसायिक, नए आविष्कार को व्यवसायिक रूप से सुरक्षा, ये हमारा क्या हो जाएगा, पेटेंट। अगर कॉपीराइट का पूछा जाए, तो कॉपीराइट में क्या होता है, हमारी नई क्रिएटिविटी या व्यवसाय, या हमारे जो भी हमारे द्वारा कार्य किया है, यानी हमारी कोई क्रिएटिव है, कोई क्रिएटिविटी है, कोई क्रिएटिविटी है, ये हमारा ट्रेडमार्क हो गया। ट्रेडमार्क किसे कहते हैं, ट्रेडमार्क मतलब होता है जैसे हमारा नेम हो गया, सिंबल हो गया, यानी व्यापारिक जो भी हम व्यवसाय करते हैं उसके लिए, ठीक है, तो उसका कोई सदुपयोग दुरुपयोग ना कर पाए, इसलिए हम क्या करते हैं अपना, जैसे कोई पार्ले जी हो गया, ठीक है, तो पार्ले जी हो गया। अब देखिए इसकी ईयर भी होती है, इसकी ईयर जैसे हमारा ट्रेडमार्क की 10 साल हो गए, पेटेंट की 20 साल हो गए, कॉपीराइट की हमारी जैसे एक लेखक है तो हमारे 60 साल, वही हमारे ठीक है, ये हमारा बढ़ भी सकती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर एक लेखक है तो 60 वर्ष, अगर 2 लेखक है तो हमारे 50 वर्ष, ठीक है। अगर अमेरिका में पूछा जाए कि अमेरिका में कॉपीराइट की अवधि क्या है, तो 70 वर्ष तक है, ठीक है। आप देखिए जो हमारा इसमें क्या होता है, जैसे हमारा कोई सिंबल हो गया, कोई पार्ले जी है तो पार्ले जी के 10 साल के लिए आपका कोई भी टैग या आपने जो भी प्रोडक्ट बनाया है उस प्रोडक्ट की कोई नकल नहीं कर सकता। उस आपने जो लोगो छापा है या आपने उसमें जो भी क्वालिटी बनाई है, ठीक है, जो भी आपने उसमें किया है उसकी आपकी कॉपी कोई नहीं कर सकता। अगर कोई कॉपी करता है तो उसमें ट्रेडमार्क लग जाता है, ठीक है, तो उस पर क्या होगा, जुर्माना पड़ जाएगा। एक आता है हमारा जियोग्राफिकल इंडिकेटर, आईपीआर। आईपीआर से रिलेटेड एक और आता है हमारा जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इसको बोलेंगे जी आई, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, जी आई। ये क्या होता है, ये भारत सरकार के द्वारा किसी भी चीज को जो यूनिवर्सल हो उसे भौगोलिक संकेतन घोषित कर सकती है। इसका कोई संस्था पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क नहीं, ठीक है, जो भी हमारी पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट वगैरह नहीं करा सकते। क्या नहीं करा सकते, इसका जैसे कोई ऐसी चीज जो हमारी पहले से ही है, यूनिवर्सल है, ठीक है, इसको जन्मजात से जाना जाता है, तो अगर कोई इंसान चाहे कि मैं इसका खुद का पेटेंट करा लूं, नहीं करा सकता क्योंकि वो यूनिवर्सल है। इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेटर, ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन में जैसे हमारे भौगोलिक संकेतन हो गए, हमारे क्या हो गए, भौगोलिक संकेत,
भौगोलिक संकेतन हो गए। ठीक है, इनको जो हमारे ट्रेडमार्क है या कॉपीराइट है, ये जो भी हमारे क्या बोलते पेटेंट है, कोई नहीं करा सकता। ठीक है, अब देखिए जैसे उसमें क्या होता है, इसमें क्या क्या आता है, जैसे हमारे आ जाए कि जो हमारा आईपीआर है इसमें क्या क्या आता है, जैसे आर्टिस्ट हो गए, वर्क हो गया, म्यूजिक हो गया, लिटरेचर हो गया, डिस्कवरी हो गई, वर्ड प्लेस हो जाएगा, सिंबल हो गया, डिजाइन हो गया, इसमें आता है, क्या आता है, जो हमारा कॉपीराइट आता है। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि आईपीआर डे कब मनाया जाता है। देखिए डे से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए आईपीआर डे जो है कब मनाया जाता है, आईपीआर डे दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 26 अप्रैल को। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कब मनाया जाता है, तो 26 अप्रैल को। कब से, तो 2000 से। ठीक है, 2000 से आईपीआर मनाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। ठीक है, अब देखिए इसको इसमें क्या होता है, वीपो, वीपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी रचना जैसे ट्रेडमार्क, डिजाइन, ये दैनिक जो भी प्रभाव है उसमें रचनात्मक का स्थापित करने के लिए वीपो की स्थापना हुई थी। अच्छा, अगर आता है कि जो हमारा कॉपीराइट है वो पेरिस में स्टार्ट हुआ था। पेरिस में एक संगठन हुआ था 1883 में, तब से क्या हुआ था, क्योंकि ऐसा हुआ था कि कोई किसी का भी कॉपीराइट करा लेता था, तो इसमें काफी दिक्कत हुई, तो पेरिस में एक सम्मेलन हुआ कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए जिसमें कोई अगर कोई किसी की खुद की कोई कृति है, कोई खुद की रचना है, तो उसका खुद का आधिपत्य होना जरूरी है उसके लिए। ठीक है, तो हमारा 1883 में 20 मार्च 1883 में क्या हुआ, एक संगठन का आयोजन हुआ, तो पेरिस में। ठीक है, तो वहां पर यही बात हुई। उसके बाद आता है वन कन्वेंशन। वन कन्वेंशन कब आया था, तो वन कन्वेंशन 1886 में वन कन्वेंशन आया था। इसमें क्या हुआ था, इसमें स्विट्जरलैंड में पहली बार इसको स्वीकार किया था। किसने किया था, तो इसको स्विट्जरलैंड ने, इसको स्विट्जरलैंड ने, इसको स्विट्जरलैंड ने क्या किया था, इसको स्थापित करा था। ठीक है, इसको किसके, पहली बार जो हमारा वन कन्वेंशन था, इसको स्विट्जरलैंड ने पहली बार इसको क्या किया था, स्वीकार किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, किस लॉ पर लाइब्रेरी साइंस में लाइब्रेरी अधिनियम पर बल दिया गया था। देखिए हमने आपको क्या बताया, अगर 5 लॉस ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, अगर अधिनियम पूछा गया, तो अधिनियम किस में आएगा, अधिनियम हमारा जो लेजिस्लेशन है उसमें, जैसे हमारा प्रथम लॉ, चतुर्थ लॉ में तो हमारा टाइम से रिलेटेड आएगा, तो और तृतीय लॉ है, इसमें हमारी पुस्तकें किस तरीके से रखनी चाहिए, और जो द्वितीय लॉ है इसमें आता है हमारे अधिनियम आ गए, हमारे लॉस आ गए, घंटों पर बात हो गई। ठीक है, हमारे जो भी अंधों विकलांगों के लिए, तो इसमें किसमें आता है, तो हमारे सेकेंड लॉ में। ठीक है, एवरी रीडर इज अ बुक, ये क्या, ये कौन सा लॉ है, हमारा सेकेंड लॉ है। अब देखिए इससे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं, जैसे हमारा सेकेंड लॉ हो गया, जैसे हमारा सेकेंड लॉ हो गया, क्वेश्चन नंबर 23, ये क्या हो गया, सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ में जैसे हमारा क्या ना, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिले, एवरी रीडर इज अ बुक,
एवरी रीडर इज हर बुक। एवरी रीडर इज हर बुक। ठीक है, इसमें आता है जैसे हमारा आ जाए राज्य का दायित्व। दायित्व से रिलेटेड एक ट्रिक याद रख लेना आप लोग, दायित्व से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो हमारा सेकेंड लॉ ही है, ग्रंथालय का प्राधिकरण। ग्रंथालय का अधिकार, ग्रंथालय का प्राधिकरण, या हमारा प्राधिकरण का दायित्व। बस दायित्व आ जाए, दायित्व से समझ लेना, कर्मचारियों का दायित्व। कर्मचारियों का दायित्व आ जाए, या हमारे पाठक का दायित्व आ जाए। पाठक का दायित्व आ जाए, या हमारे आ जाए संसाधन सहभागिता। संसाधन सहभागिता, ये क्या है हमारे सेकेंड लो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। कौन सा नवीनतम राज्य है जो सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में शामिल हुआ? देखिए, नवीनतम राज्य कौन सा है, जैसे हमने आपको बताया था, हमने अधिनियम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करा दिए हैं। तो अगर नवीनतम राज्य पूछा जाए तो जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया 2009, उत्तराखंड हो गया उत्तरांचल 2005, उत्तर प्रदेश 2006 और उड़ीसा 2001। तो देखिए, जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है वो हमारा क्या हो जाएगा, नवीनतम राज्य, क्योंकि 2009 में अरुणाचल प्रदेश की स्थापना की गई थी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 25, क्वेश्चन नंबर 25। किसने पुस्तकालय विकास प्लान भारत के लिए तैयार किया था? रंगनाथन, पीएन कौला ने, वीएस केशवन ने, या शेष ने? तो देखिए, जो हमारा लाइब्रेरी प्लान है, यानी लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान किसके द्वारा स्थापित किया जाए, तो हमारे रंगनाथन जी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रंगनाथन। अब कौला से भी क्वेश्चन आते हैं कि जो हमारा WCB शेयर्स है, तो ग्रंथालय, जो ग्रंथालय का आधार है, किसने कहा था? देखिए, आ जाए जैसे शेयर्स, क्वेश्चन नंबर 24। जैसे शेयर्स ने कहा था कि ग्रंथालय का आधार है, ग्रंथालय का आधार है, ग्रंथालय का आधार है, ये किसने कहा था? तो WCB शेयर्स ने कहा था। और एक आती कौला की मार्च ऑफ लाइफ साइंस, तो वो हमारे कौला के हुई। ठीक है, इसके नाम से क्या हुआ था, इनको प्रकाशित किया गया था। कुछ मेन टर्म थे। आशा करते हैं कि मेरे द्वारा जो भी आज इंफॉर्मेशन आपको दी है आप लोगों को अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे के मेरे टॉपिक जो भी दिखे, ऐसा करती हूँ मैं कि एक टॉपिक मैंने अगर पूरा डे पे पढ़ा दिया है और अगर कोई दूसरा क्वेश्चन उससे रिलेटेड आता है तो मैं उसके जो कोई पॉइंट जो रह गए होते हैं वो मैं करा देती हूँ। बाकी मैं हर एक क्वेश्चन में जहां से भी क्वेश्चन लाइट फाउंडेशन का बनता है मैं वहां तक डीप में जाती हूँ। डीप में जाने का मेरा उद्देश्य यह है कि आपका समय कम लगे और टॉपिक भी जल्दी कवर हो। ठीक है, इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर के थ्रू करा रही हूँ। बाकी मैं ब्लैक बोर्ड पर भी मैं आगे चलकर मैं जो भी क्लास होंगी वो अटेंड करूंगी। अभी मैं पेपर सोच रही हूँ कि अभी पेपर आप लोगों को कंप्लीट करा दूं, क्योंकि पेपर अगर आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो क्योंकि पेपर से क्वेश्चन आएंगे। बाकी मैं अगर थ्योरी होगी तो थ्योरी में आपको ब्लैक बोर्ड पे समझा दूंगी। ठीक है, तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास भेजिएगा, क्योंकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अब सारे जो भी हमारे टॉपिक बाय टॉपिक जो भी क्वेश्चन हो गए, ये लाइब्रेरी साइंस का किसी प्रकार का कोई भी एग्जाम हो आपके लिए, हर एग्जाम के लिए ये पेपर में लागू होगा, क्योंकि ये लाइव फाउंडेशन वाला जो पार्ट है अब उसके बाद मैं ICT का कराऊंगी। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको अगर अच्छी इन्फॉर्मेशन लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।